हेलो फ्रेंड, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर का कोई ना कोई पेपर जो है वो करवा ही रही हूँ। तो इसमें आज मैं आपको करवाने वाली हूँ आपका एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जो कि आपके सेकेंड ईयर का कॉमन पेपर है। तो इस सेकेंड ईयर के कॉमन पेपर का ये पेपर मैं आपके साथ सॉल्व कराने वाली हूँ और इसमें हम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उसे हम कर रहे होंगे, क्योंकि ये 2019 का पैटर्न है। तो वहाँ पर कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स से पूछे जाते थे, उसके बाद आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते थे। तो मैं आपको जो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। बाकी वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूँगी, तो आप अपने नोट्स के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन पर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, आपसे पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा आबादी के एक व्यापक विस्तृत श्रेणी की आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करता है। सेम क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा दिया करें। तो लिखा है द नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू कैटर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, आप लोगों ने शिक्षा के टाइप पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा एक तरह का फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक नॉन फॉर्मल होता है। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स जहाँ पर जो टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स हो, और जहाँ पर सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन हो, और जहाँ पर आपको ट्रेंड लोगों के द्वारा एजुकेशन दी जाए। सपोज दैट जो आपके कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है वो एक तरह की आपकी फॉर्मल एजुकेशंस होती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स होता है एक ऐसा एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ज़्यादा लचीला हो, जिसमें टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो, बच्चा कभी भी चीज़ों को जो है वो सीख सकता है। तो इस तरह के एजुकेशन को हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, क्या वो एक व्यापक क्षेत्र को जो है वो कैटर करता है, व्यापक क्षेत्र तक फैला होता है। तो बिल्कुल सही लिखा गया है। विथ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगी। आप इसको अच्छे से जो है वो करिएगा, और यहाँ से अगर अब कभी भी क्वेश्चन बन रहा है तो फिर आप उसको गलत नहीं करिएगा। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ये आपका बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल होता है विद टर्म्स सच एज कम्युनिटी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड सेकेंड चांस एजुकेशन जो होता है। इट रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो होता है, यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था आपसे कि क्या ये एक ब्रॉड जो एरियाज है क्या उसको ये कवर करता है। तो बिल्कुल जो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो एक वाइड एरियाज को जो है वो कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को जो है वो ध्यान देंगे। ऐसे लाइन बाय लाइन उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो नॉन फॉर्मल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन पाया जाता है। नॉन फॉर्मल होता है जिसमें पाठ्यक्रम, जिसमें आपका समय, वो सारी की बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं होती हैं, जहाँ पर हमें ट्रेन लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपके फैमिली से आप कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे आपकी फैमिली आपको कुछ भी सिखाती है, आपकी कम्युनिटी आपको कुछ भी सिखाती है, वो सब नॉन फॉर्मल में आती हैं। और ये एक ब्रॉड एरियाज को जो है उसकी आवश्यकताओं को जो है ये पूरा करता है। अगला है स्कूल के मुख्य अध्यापक से प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं या अध्यापन के लिए भी। तो ये आपसे पूछ रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन करके जो आपका पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, मुख्य अध्यापक का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल से है, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं क्या वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, अध्यापन से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत लिखा गया है ये। जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं ओवरऑल फंक्शन में स्कूल के। ठीक है, वो ओवरऑल फंक्शन स्कूल का हर एक क्षेत्र जो है वो स्कूल प्रिंसिपल से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है वो लीडरशिप की होती है, डायरेक्शन देने की होती है, मैनेजमेंटिंग स्टाफ की होती है, ओवरसीइंग कैरिकुलम जो इम्प्लीटेशन होता है उस कैरिकुलम को इम्प्लीसिट करने का इनका काम होता है। ठीक है, ओवरऑल इनकी एक्टिविटियाँ जो होती हैं वो होती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन द स्कूल इन द कम्युनिटी हो। प्रिंसिपल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है स्कूल के किसी भी जो कोई भी शैक्षिक उद्देश्य होता है तो उस शैक्षिक उद्देश्यों में ये इन्वॉल्व होते हैं।
मैनेजिंग बजट में ये इन्वॉल्व होते हैं, एड्रेसिंग और डिसिप्लिन जो है जो आपकी अनुशासन से संबंधित जो इशूज आते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवरऑल द प्रिंसिपल इज टास्क विथ क्रिएटिंग आ सपोर्टिंग एंड इफेक्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट फॉर बोथ द टीचर एंड द स्टाफ, मतलब बोथ द स्टूडेंट एंड द स्टाफ। तो स्टाफ तो जो भी मतलब स्कूल मैनेजमेंट के मतलब स्कूल प्रिंसिपल्स होते हैं वो ओवरऑल कैलकुलम के लिए भी जिम्मेदार जो है वो ठहराए जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट हो गया, स्कूल बजट हो गया, ठीक है, और एक सीखने का एक बेहतर तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना बच्चे के लिए या फिर स्टाफ के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट बनवाना, वो सभी के लिए जो है वो आपके स्कूल मैनेजमेंट जो है मतलब स्कूल का जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत आपका पॉइंट दिया गया है, तो आप इसे ठीक से जो है वो करेंगे। तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका RPWD 2016 जो है वो PWD 1995 का जो है उसका रिप्लेसमेंट जो है वो आपका होता है RPWD। क्या सही है या फिर गलत आपसे पूछा गया है। तो आई होप आपने पढ़ा भी होगा कि जो है जो आपका ये RPWD आया हुआ था, तो ये RPWD बिल्कुल रिप्लेसमेंट था जो है वो 1995 का जो एक्ट आया था, उस 1995 एक्ट को जो है वो रिप्लेस करके ही 2016 का जो ये एक्ट आया था वो आपका आया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल देखेंगे, ये बहुत सही बात लिखी गई है कि जो 1995 का जो एक्ट था, इसी एक्ट को जिसे आप PWD एक्ट कहते थे, फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो साथ ही साथ आप फुल फॉर्म भी जरूर याद रखेंगे कि PWD 1995 का क्या फुल फॉर्म होता है, और इसी 1995 के जो आपका ये एक्ट था इसी को रिप्लेस करके जो है वो आपका RPWD जो एक्ट आया है 2016 में, ये आपका लाया गया था। तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही पॉइंट लिखा गया है, इसे आप बिल्कुल सही टिक करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगला है यथार्थवादी व्यवहारिकता में जो है वो विश्वास रखते हैं। आप लोगों ने प्रैग्मेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि प्रैग्मेटिक्स जो होता है वो पूरी तरह से जो चीज़ें सामने बिहेव करने पर सही पाई जा रही हैं उन्हीं में वो विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो प्रैग्मेटिक्स होते हैं वो व्यवहारिकता में विश्वास रखते हैं, मतलब रियलिटी में जो चीज़ प्रयोग के बाद उनको सही लग रही है वही वो मानते हैं। अगला है आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है वो बहुदिव्यांगता के लिए नहीं कार्य करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था, उस नेशनल ट्रस्ट एक्ट में क्या था कि ये 4 डिसेबिलिटियाँ इंक्लूड की गई थी, जिसमें हम ऑटिज्म देखते हैं, सेरेब्रल पाल्सी देखते हैं, आपका मानसिक मंदता देखते हैं, और एकाधिक विकलांगता का मतलब ही होता है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, जिसे आप MD कहते हैं, तो MD का मतलब ही मल्टीपल डिसेबिलिटी है, और ये आपका NTA में शामिल किया गया था। कई बार क्वेश्चन आपसे ये से भी पूछ सकता है कि NTA में कितनी डिसेबिलिटी थी, तो हम कहेंगे कि NTA में 4 डिसेबिलिटी थी। पूछा जाएगा कौन कौन सी थी, तो हम बताएंगे ऑटिज्म थी, सेरेब्रल पाल्सी थी, और MD थी, और आपका यमार जो है वो था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ऑटिज्म था आपका, CP था आपका, सेरेब्रल पाल्सी जैसे आप कहते हैं, उसके बाद MD था आपका, और आपका एक यमार था। ठीक है, AC MD यमार आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन था जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। ये बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य करता है, तो आपका 5वां जो है वो गलत हो जाएगा। पहला सही है आपका, और यहाँ पर दूसरा भी जो है आपका गलत हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी आपका सही है, और 5वां गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों को करिएगा। जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं उन प्रश्नों को देखिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। पहला पॉइंट जो आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना है। दूसरा पॉइंट आप ये करेंगे कि जो भी टॉपिक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं RPWD से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो RPWD को फिर आप डिटेल में पढ़ डालिए, कब आया था, कितनी डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो है RPWD जो एक्ट आया था, तो इस RPWD एक्ट में जो है वो क्या आपका जो MD है उसे शामिल किया गया था या फिर नहीं किया गया था।
ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे क्या आर्टिज्म जो आपका RPWD एक्ट 2016 था उसमें यमडी को शामिल किया गया था, मल्टीपल डिसेबिलिटी उसमें इंक्लूडेड थी और नॉट, अथवा नहीं इंक्लूडेड था। तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लासेस कैसी लग रही हैं, कंटिन्यू आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो उसके लिए आप ज़रूर एक बार कमेंट जरूर करेंगे। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स को करते रहिएगा। क्वेश्चन एक बार आप लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे, जो बच्चे कहते हैं तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और हिंदी में भी जो है वो आप क्वेश्चन को यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अपनी बुक्स नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उन्हीं नोट्स के माध्यम से पढ़कर बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, आप भी पास हो सकते हैं। तो अच्छे से उन नोट्स को जो है वो आप रीड डाउन करिएगा। बाकी अगर आप बुक्स चाहते हैं तो बुक्स के लिए जो है वो आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।